गोला गोकर्णनाथ, गोला गोकर्णनाथ का मेला भी इसी आपका लखीमपुर खीरी में लगता है। और उसके नीचे जब आएंगे फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, बलरामपुर में देवी पाटन का मेला लगता है। बलरामपुर में बलरामपुर में देवी पाटन का मेला लगता है, मेला लगता है। और उसके बाद फिर आ जाइए वाराणसी में, वाराणसी में आ जाइए। वाराणसी की बात किया जाए, यहाँ पर ध्रुपद मेला और नक कटैया मेला लगता है, और यहीं पर गंगा महोत्सव है, ध्यान रखिएगा। नक कटैया मेला, नक कटैया मेला और ध्रुपद मेला, ध्रुपद मेला, ये दोनों कहां पर है? ये दोनों वाराणसी में है। और चित्रकूट में रामायण मेला लगता है, प्रयागराज के बगल है चित्रकूट। जहां पर क्या है, कौन सा वन्यजीव विहार है चित्रकूट में? कोई पढ़ाया है आप लोगों को, याद आ रहा कुछ? यही चित्रकूट में रामायण मेला भी लगता है, रामायण मेला भी लगता है। आगरा में राम बारात निकाली जाती है, आगरा में राम बारात निकाली जाती है। और उसके अलावा परिक्रमा मेला पूछा गया अयोध्या में, अयोध्या में कौन सा मेला लगता है? बाहर निकाल दिया मैंने। अयोध्या में परिक्रमा मेला, अयोध्या में परिक्रमा मेला, परिक्रमा मेला। और प्रयागराज में त्रिवेणी महोत्सव, त्रिवेणी महोत्सव। और क्या है, अरे संगम वाला भूल गए भाई, महाकुंभ, माघ मेला, यही महाकुंभ लगता है, माघ मेला, माघ मेला। ये कहाँ लगता है? ये आपका प्रयागराज में लगता है। कहाँ लगता है? प्रयागराज में रहता है, लगता है। और होलिको उत्सव मथुरा में मनाया जाता है, आगरा के ऊपर मथुरा है, यहीं पर आपका होलिको उत्सव मनाया जाता है। मथुरा में, मथुरा में होलिकोत्सव लगता है, यहां पर लगता है। लगभग लगभग जो कम इंपॉर्टेंट वाले थे वो भी मैंने बता दिया आपका। और रामनवमी मेला भी अयोध्या में लगता है। अयोध्या में एक और जोड़ सकते हैं आप लोग, अयोध्या यहां लिखा है, रामनवमी मेला भी यहीं पर लगता है। रामनवमी इंपॉर्टेंट है, रामनवमी मेला, ध्रुपद मेला, तो अयोध्या में परिक्रमा मेला और रामनवमी मेला दोनों अयोध्या में लगता है। और वाराणसी में नक्कटैया मेला है, ध्रुपद मेला है, और इसी वाराणसी में गंगा महोत्सव है। जबकि त्रिवेणी महोत्सव कहाँ होता है? ये प्रयागराज में होता है। और इसी प्रयागराज में, प्रयागराज नाम नहीं लिखा गया भाई मैंने, ये देखिए नाम लिख दे रहे हैं प्रयागराज। अब तो नक्शे से आप लोग जान जाते होंगे, कोई दिक्कत नहीं आती होगी। प्रयागराज में त्रिवेणी महोत्सव है, महाकुंभ मेला है और माघ मेला है। ठीक है, एक दो और ध्यान रखिएगा, सैफई महोत्सव इटावा में है। क्या? सैफई महोत्सव जो है ये इटावा में है। इटावा आपका ही आगरा के बगल में है। इटावा, आपको पता ही सैफई महोत्सव खूब पेपर में आता है, सैफई महोत्सव इटावा में हो, ये ध्यान रखिएगा, सैफई महोत्सव। और उसके बाद दो मेला है ऐसा जो नाम में बड़ा कंफ्यूज करता है बच्चों को, एक है कजरी महोत्सव, एक है कजली महोत्सव। देखिए नाम कैसा है, देखिए मैं नीचे लिख दे रहा हूं, जगह है हमारे पास, और इसको नक्शे में से बाहर लिख दे रहा हूं। एक है कजरी महोत्सव, कजरी महोत्सव, और एक है कजली महोत्सव, कजली महोत्सव। अब देखिए नाम से ही लग रहा है ना कि सर इसमें तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि कजरी कजली एक जैसा लग रहा है। देखिए कजरी में रा है और रा को जोड़िए मिर्जापुर से। कजरी महोत्सव जो है यह मिर्जापुर में लगता है। कहां लगता है? नोट कर लीजिए, मिर्जापुर में लगता है। जबकि कजली महोत्सव जो है, कजली महोत्सव जो है ये महोबा में लगता है। खूब बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर। कजरी महोत्सव जो है ये आपका मिर्जापुर में लगता है, जबकि आपका कजली महोत्सव जो है ये महोबा में लगता है। कहां पर लगता है? महोबा में कजली महोत्सव है और कजरी महोत्सव जो है वह मिर्जापुर में है। ठीक है, तो लगभग लगभग सारे मैंने करा दिए, जो काक दो कहीं छूटे भी होंगे वो आपके नोट्स में सब रहेंगे ही। फिलहाल लगभग लगभग कुछ बचा नहीं है।
सब मैंने करा दिया है। हाँ, हापुड़ में गढ़ मुक्तेश्वर मेला और हरिदास जयंती वृंदावन। मथुरा कहाँ गया है? मथुरा में होलिकोत्सव है ना, यही मथुरा में आपका वृंदावन है, वृंदावन है। और इसी वृंदावन में फ्रेंड्स क्या है? हरिदास जयंती। इंपॉर्टेंट है, ये मिसिंग हो रहा था, इसको नोट करिएगा, ये मिस हो जाता अभी। हरिदास जयंती, हरिदास जयंती ये मथुरा में है। कहां पर है? हरिदास जयंती मथुरा में है। और हापुड़ जो उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, वहां गढ़ मुक्तेश्वर मेला मनाया जाता है। ये यहां पर हापुड़ है, हापुड़ यहां पर है आपका, ध्यान रखिएगा। हापुड़ में आपका गढ़ मुक्तेश्वर, गढ़ मुक्तेश्वर मेला आपका हापुड़ में है। इसे नोट करिए। एक बार मैं फिर से रिवीजन कराऊंगा, फिर से रिकैप कराऊंगा, तब मैं उत्तर प्रदेश के पार्क और सिटी की तरफ चलूंगा। नोट करके आप लोग ओके बोलिए, मैं फिर से पूरा रिवीजन करा दूंगा आपको, फिर से पूरा रिवीजन करा दूंगा मैं। और फर्रुखाबाद का मुख्यालय था फतेहगढ़, और फर्रुखाबाद में कंपिल मेला लगता है। यहां पर फर्रुखाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद। और फर्रुखाबाद का मुख्यालय पढ़ा था ना फतेहगढ़, उसी फर्रुखाबाद में एक मेला लगता है जिसे कहते हैं कंपिल मेला। क्या कहते हैं? कंपिल मेला। कंपिल मेला कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद में लगता है। नोट करके आप लोग ओके बोलिए, फिर मैं इसको रिवीजन कराता हूँ एक बार। परेशान मत होइएगा, जब आप लोग लगभग लगभग बोलने लगेंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, चलिए अब देखिए इसको रिवीजन कराते हैं। मेले में कैसे याद रखा जाए सर? आपको सबको खिचड़ी पक जा रही, खिचड़ी मेला भी पढ़ा है, खिचड़ी पक भी जा रही। देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट मेला आपका मेरठ, आगरा, बाराबंकी और बहराइच का है। जिला बोल रहा हूँ, मेला याद आ जाना चाहिए। मेरठ में कौन बड़ा है? मैंने गलती से कैलाश लिख दिया था वहां पर। नौचंदी मेला, नौचंदी एक्सप्रेस चलती है एक साइड प्रयागराज से लखनऊ, नौचंदी एक्सप्रेस, नौचंदी एक्सप्रेस एक चलती है ना, उसी के नाम से याद रखिए इसे। मेरठ में नौचंदी मेला है आपका। चलिए इस बार करा देंगे बजट, आप लोग बजट को लेकर बहुत, इस बार पीसीएस में एग्जाम के पहले बजट करा देंगे। सर्वाधिक मेले मथुरा में है, सबसे कम मेले एक भी मेला नहीं पीलीभीत में। ठीक है, वो नोट्स में रहेगा, वो सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है एकदम। ब्लर जाने दीजिए, सब दिमाग में जाएगा एकदम। वॉइस तो ब्लर नहीं है मेरी। सर्वाधिक मेले मेरठ में है, सबसे कम पीलीभीत में, कोई मेला नहीं वहां। नौचंदी सर वहीं चलती है, सहारनपुर जाती है। अच्छा, तो नौचंदी मेला मेरठ, कैलाश मेला आगरा, पटेश्वर मेला आगरा, पशु मेला आगरा, ऊंट मेला आगरा, चुलाह कुल मेला आगरा। देखिए भाई, बच्चे बोल रहे क्लास रुक गई सर क्या? ठीक, अब उसके बाद क्या है? देवा का मेला, कहां पर? बाराबंकी में। किस नाम से जानते हैं? सैयद सलार नहीं, वारिस अली पाक का मेला। फिर गाजी पाक का मेला, किस नाम से जानते हैं? सैयद शलार का मेला। कहाँ है? बहराइच में। ये सबसे फेमस है। उसके बाद मैंने क्या कहा? बिठुर मेला कानपुर, गंगा महोत्सव वाराणसी, वाराणसी में और कौन मेला है? नककटैया मेला, ध्रुपद मेला। प्रयागराज में गंगा महोत्सव नहीं, लगता है गंगा महोत्सव प्रयागराज में होना चाहिए, लेकिन ये वाराणसी में है। प्रयागराज में त्रिवेणी महोत्सव है, महाकुंभ है, माघ मेला है, ये आपका प्रयागराज में है। कालिंजर मेला बांदा में, कालिंजर मेला बांदा में। शाकंभरी देवी का मंदिर है भाई, कहां पर? वहीं हुलास, देवबंद, पेपर एंड पल्प टेक्नोलॉजी, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला यानी सहारनपुर। और उसी सहारनपुर में शाकंभरी देवी का मेला लगता है। नीचे आइए, मिलेगा हापुड़,
और हापुड़ में क्या लगता है? गढ़ मुक्तेश्वर का मेला। क्या? गढ़ मुक्तेश्वर मेला कहाँ लगता है? हापुड़ में लगता है। और शाहजहांपुर में, जहां पर रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल की जन्मस्थली है, जहां पर उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद बनाया गया है, वहीं पर कौन सा मेला लगता है? ढाई घाट का मेला। और जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, जहां पर शारदा जल विद्युत परियोजना बनाई गई है, वहां कौन सा मेला लगता है? गोला गोकर्णनाथ मेला। क्या? गोला गोकर्णनाथ मेला वहां आपका लखीमपुर खीरी में लगता है। खिचड़ी मेला कहाँ लगता है? गोरखपुर में लगता है। राम बारात कहाँ निकाली जाती है? आगरा में निकाली जाती है। कहां पर? आगरा में निकाली जाती है। हरिदास जयंती कहां मनाई जाती, कहां पर होती है? ये आपका मथुरा वृंदावन में होती है। कहां पर? मथुरा वृंदावन में होती है। देवी पाटन का मेला कहां लगता है? बलरामपुर में लगता है। गोविंद साहब का मेला कहां लगता है? अंबेडकर नगर में लगता है। अंबेडकर नगर कहीं और पढ़े हैं? अरे मुख्यालय में पढ़ाया था, आपने कहा था अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर है, और आपने कहा अंबेडकर नगर में किसका? राम मनोहर लोहिया की जन्मस्थली है। राम मनोहर लोहिया की जन्मस्थली है। और फिर आपने लास्ट में कहा कजली महोत्सव और कजरी महोत्सव। कहा आपने कहा कजरी को, रा को मिर्जा से जोड़ो, मिर्जापुर में रा आता है, और कजरी महोत्सव जो है मिर्जापुर में है, और कजली महोत्सव महोबा में है। ठीक, नोट्स बैक कर दें। वो तो मैंने हटाया था इसलिए ताकि बोलिए, देखिए जितना कुछ यहां रहेगा ना वही आपकी ताकत है। बाकी नोट्स में क्या नहीं लिखा है? गूगल पे सब है, विकिपीडिया पर सब है, मार्केट में नोट्स तैर रहे हैं, किताबें तैर रही हैं, लेकिन हमारी ताकत तो नहीं है ना। हमारी ताकत तो वो है जो हमारे यहाँ है, और यहां जब तक चीजें नहीं आएंगी तब तक आपको भरोसा नहीं बनेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। प्रदीप जी कह रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई के जन्मस्थली कानपुर है क्या? नहीं, कानपुर से रानी लक्ष्मीबाई का वहां से कोई वो नहीं है। वाराणसी के गोल घर में जन्म हुआ था इनका। कहां पर? वाराणसी के गोल घर में। निमिष मेला। अच्छा, अपने सीतापुर वाले बता रहे हैं आप। ठीक, ये कंप्लीट हो गए भाई। अब चलेंगे उस उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण पार्क एवं सिटी। पार्क और सिटी पढ़ के पूरा शुरू से लेके अब तक का पूरा रिवीजन मैं आज करा दूंगा एक बार। पार्क एवं सिटी पढ़ के उत्तर प्रदेश के पूरा का पूरा रिवीजन आज मैं करा दूंगा। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग बनाइए, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण पार्क एवं सिटी। तीसरा टॉपिक, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण पार्क एवं सिटी। देखिए पूरा का पूरा टॉपिक मैं मैपिंग के माध्यम से पढ़ाऊंगा, सिवाय दो टॉपिक, और जो आपका जीआई टैग, रामसर साइट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट है, वो तो पीडीएफ से ही रहेगा। और दो टॉपिक इसके और भी हैं जो पीडीएफ से पढ़ाए जाते हैं, वो है घराना और उत्तर प्रदेश का इतिहास। और इतिहास में केवल प्राचीन और मध्यकालीन, और जो मॉडर्न इतिहास है वो मैपिंग से ही बताते हैं। 1857 की क्रांति से नेतृत्व कहाँ कहाँ से किसने किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब कब कहाँ कहाँ हुई, किसकी ने अध्यक्षता की, और आधुनिक भारत में कौन कौन सी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई, वो भी मैपिंग में कराते हैं। ठीक है, रिवीजन नहीं कराएंगे भैया ना, सब बर्बाद हो जाएगा फिर। अब तो सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। मैं रिवीजन कराना पड़ेगा, हमें ही कराना पड़ेगा। मुझे पता है बच्चे लापरवाही कर सकते हैं, वो भी मेरी जिम्मेदारी है कि लापरवाहियों से बचा कर इनको मैं रिवीजन भी कराऊं और तैयार कराऊं। चलिए, उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण पार्क एवं सिटी, एक मैप बनाइए। चलिए, पार्क एवं सिटी में कौन कौन से पार्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले है नॉलेज पार्क। यहाँ पर है आपका गौतम बुद्ध नगर में, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा। यहाँ पर क्या है? नॉलेज, नॉलेज, नॉलेज पार्क बनाया गया है। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। क्या ग्रेटर नोएडा में इसके अलावा कोई और नहीं है? ग्रेटर नोएडा में नाइट सफारी पार्क भी है। क्या है? इसी ग्रेटर नोएडा में नाइट सफारी
पार्क भी बनाया गया है। क्या? नाइट सफारी पार्क भी इसी ग्रेटर नोएडा में बनाया गया है। ठीक है, उसके अलावा आगे बढ़ेंगे। अब यहीं तक आए हैं तो गाजियाबाद का भी देख लेते हैं, इसी के ऊपर है गाजियाबाद। गाजियाबाद को गाजियाबाद को ट्रोनिका सिटी या वेब सिटी के नाम से जानते हैं। गाजियाबाद को ट्रोनिका सिटी, जो उद्योग के लिए सबसे बेहतर है, ट्रोनिका सिटी या वेब सिटी, वेब सिटी के रूप में भी जानते हैं। एक कन्नौज, जहां पर लाख बहुसी पक्षी विहार है, वहां पर परफ्यूम पार्क बनाया गया है। कन्नौज में जहां पर लाख बहुसी पक्षी विहार था, यहाँ पर परफ्यूम पार्क बनाया गया है। क्या बनाया गया है? परफ्यूम पार्क बनाया गया है। और उसी हरदोई के संडीला में साइंस पार्क बनाया, जो संडीला हमारे दिमाग में धसा हुआ था वो इसी कारण था, वहां पर साइंस पार्क बनाया गया है। क्या? संडीला हरदोई में साइंस पार्क बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसको बाहर निकालते हम लोग। हरदोई संडीला, संडीला में क्या बनाया गया है? साइंस पार्क बनाया गया है। क्या बनाया गया है? साइंस पार्क बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, साइंस पार्क यहाँ पर बनाया गया है। और कन्नौज में परफ्यूम पार्क बनाया गया है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, जैव प्रौद्योगिकी पार्क आपका लखनऊ में है। लखनऊ में जैव प्रौद्योगिकी पार्क है। जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी पार्क है। और इसी लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क भी है। कौन सा पार्क है? जनेश्वर मिश्र पार्क है। राम मनोहर लोहिया पार्क है। राम मनोहर लोहिया पार्क है। और इसी लखनऊ में प्रथम डीएनए पार्क भी बनाया गया, एशिया का प्रथम डीएनए पार्क। इसी लखनऊ में आपका एशिया का प्रथम डीएनए पार्क बनाया गया। एशिया का प्रथम डीएनए पार्क बनाया गया। और साथ ही साथ टेक्सटाइल एवं होजरी पार्क कानपुर में बनाया गया। के नीचे आते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं हम लोग। कानपुर की अगर बात करें, कानपुर में टेक्सटाइल, टेक्सटाइल एवं होजरी पार्क है यहाँ पर, एवं होजरी पार्क है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में है। लायन सफारी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लायन सफारी पार्क आपका इटावा में है। कहां पर है? इटावा में। इटावा में आपका क्या है? लायन सफारी पार्क, लायन सफारी, लायन सफारी पार्क आपका कहां पर है? ये आपका इटावा में है। दोनों में कंफ्यूजन होता है, जैसे कजरी महोत्सव और कजरी महोत्सव में होता है, वैसे इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि कहां पर आपका नाइट सफारी है, कहां पर लायन सफारी है। तो बच्चों को याद कराने के लिए अक्सर मैं कहता हूं कि भैया देखो, जो शेर है ना, वह ग्रेटर नोएडा की चकाचौंध सड़कों पर नहीं रहेंगे, इटावा के जंगल में रहेंगे। लायन सफारी पार्क इटावा में है। और नाइट सफारी, नाइट में चमकता इटावा का जंगल नहीं है, नाइट में चमकता है ग्रेटर नोएडा की सड़कें, इसलिए नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में है और लायन सफारी पार्क इटावा में है। ऐसे ही दो पार्क खूब आयोग ने पूछा, एक है लेदर पार्क और एक है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क। अगर आपसे पूछा जाता है लेदर पार्क, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर एक दूसरा मैप ले लेंगे, नहीं तो फिर इसी में घौच पांच होगा। अगर पूछा जाता है लेदर पार्क, तब तो आगरा हो जाएगा, और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क पूछा जाता है तब उसका आंसर बंथर उन्नाव हो जाता है। बंथर उन्नाव हो जाता है, आ जाएगा। वैसे ज्यादा इसमें है नहीं, तो लिख ही देते हैं यहीं पर, रेड पेन से ले लेते हैं हम। यहाँ पर उन्नाव है, उसी उन्नाव में जहां नवाबगंज पश्चिम बिहार है, तो उन्नाव में क्या है फ्रेंड? ध्यान रखिएगा, उन्नाव में आपका क्या है? आपका लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है। उन्नाव में बंथर एक स्थान है। एग्जाम में सवाल आया, बंथर बा और हा रा अंक की बुंदी है, बंथर। क्या नाम है? बंथर। बंथर एक स्थान है, बंथर। यहां पर क्या है? लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है। क्या है?
लेदर लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है। और अगर केवल लेदर पार्क पूछा जाए तो कानपुर नहीं है, लेदर के नाम पे बच्चे कानपुर चले जाते हैं, इसलिए तो आयोग फंसाता है आपको। तो ध्यान रखिएगा, आगरा में है लेदर पार्क। कहां पर है? आगरा में है लेदर पार्क। इसमें खूब बच्चे फंसे हैं। आगरा में है लेदर पार्क। लेदर पार्क हर जगह मैं कोर पॉइंट बताता चल रहा हूं जहां जहां फंसते हैं। कजली महोत्सव में बच्चे फंसते हैं, मैंने वहां भी बताया। और यहां भी मैं आपको बता रहा हूं कि लेदर पार्क और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, यूपी पीसीएस नहीं, आरओ यारो 2016 का संशोधित एग्जाम 2020 में जब हुआ था, यही टेक्नोलॉजी पार्क आया था, बहुत सारे बच्चों ने आग्रह लगा दिया था। तो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क अगर पूछा जाता है तो उन्नाव बंथर होगा, और अगर लेदर पार्क पूछा जाता है तो आगरा। और अगर कभी पूछा जाए कि साइबर सिटी के नाम से किसे जानते हैं, या साइबर सिटी, तो कानपुर, और प्लास्टिक सिटी दिबियापुर औरैया है। साइबर सिटी के नाम से किसे जानते हैं? कानपुर। नीचे अलग से लिख लीजिए, मैप से बाहर आ जाइए। कानपुर को कानपुर को साइबर सिटी के कहते हैं। क्या कहते हैं? साइबर सिटी कहते हैं। और प्लास्टिक सिटी, प्लास्टिक सिटी किसे कहते हैं? दिबियापुर औरैया को। दिबियापुर कहां पर है? ये औरैया में है, और इसे हम प्लास्टिक सिटी के नाम से जानते हैं, इसे नोट कर लीजिए। और कानपुर को साइबर सिटी के नाम से। और एक वाराणसी में बुद्ध थीम पार्क बनाया गया है। वाराणसी में आपका एक बुद्ध थीम पार्क बनाया गया है। कहां पर? वाराणसी में आपका एक बुद्ध थीम पार्क बनाया गया है। ठीक है। और ग्रेटर नोएडा को टॉय सिटी भी कहा जाता है। ग्रेटर नोएडा में नालिस पार्क है, नाइट सफारी पार्क है, और ग्रेटर नोएडा को टॉय सिटी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? टॉय सिटी भी कहते हैं। गाजियाबाद को ट्रोनिका सिटी या बेब सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेब सिटी भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और जैव प्रौद्योगिकी पार्क भी कहाँ है? लखनऊ में है। इसी लखनऊ में आपका जनेश्वर मिश्र पार्क है। इसी लखनऊ में आपका राम मनोहर लोहिया पार्क है। साइंस पार्क आपका हरदोई संडीला में है। परफ्यूम पार्क आपका कन्नौज में है। लेदर पार्क आपका आगरा में है, लेकिन लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपका बंथर उन्नाव में है। लायन सफारी इटावा में है, और नाइट सफारी जो है आपका ग्रेटर नोएडा में है। प्लास्टिक सिटी के नाम से हम आगरा को जानते, सॉरी माफी चाहेंगे, प्लास्टिक सिटी में आगरा लिख दिया क्या? नहीं भाई, माफी चाहेंगे, ये शायद कानपुर। प्लास्टिक सिटी के नाम से कानपुर है। क्या है ये? प्लास्टिक सिटी के नाम से कानपुर है। और जबकि प्लास्टिक सिटी के नाम से आपका ये दिबियापुर, और सही लिखा है भाई। कानपुर को साइबर सिटी के नाम से सही लिखा है। हमने सोचा यहाँ पे मैंने आगरा लिख दिया क्या? आगरा के लिए क्या लिख दिया था भाई? आगरा में क्या था? लेदर पार्क के लिए। अच्छा अच्छा, ये लेदर पार्क के लिए आगरा लिखा था, वही तो मैं सोचा मैंने गलत लिखा है क्या शायद। आगरा में लेदर पार्क है, कानपुर को साइबर सिटी के नाम से, प्लास्टिक सिटी के नाम से औरैया के दिबियापुर को जाना जाता है। हम ग्रेटर नोएडा में एक नॉलेज पार्क है, यहीं पर नाइट सफारी पार्क है, इसे टॉय सिटी के नाम से भी जानते हैं। और गाजियाबाद को ट्रोनिका सिटी या बेब सिटी के नाम से जाना जाता है। हाँ, अभी मैंने जीआई टैग पढ़ाया भी था क्लास में आप लोगों को। ठीक। टेक्सटाइल और होजरी पार्क बता दिया। हाँ, कानपुर में टेक्सटाइल और होजरी पार्क मैंने बता ही दिया। इतने पार्क हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बचे हुए 15 मिनट में आज मैं पूरा रिवीजन करूंगा 11 टॉपिक। पहले हम लोग टॉपिक देखते हैं कितने टॉपिक पढ़ चुके हैं, और पूरे टॉपिक का मैं रिवीजन, आंसर आपको नहीं देना है, मैं बोलता हुआ चलूंगा ओरली, मेरे साथ साथ आप उधर से बैठकर जवाब दीजिएगा और देखिएगा कहां अभी आप गलती कर रहे हैं। इसको नोट करके ओके बोलिए। 11 से 12 टॉपिक हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं, उस 11 से 12 टॉपिक का पूरा रिवीजन 15 मिनट में कराएंगे। जल्दी से इसको करके ओके बोलिए। आप लोग खाना खा के पढ़ते हैं कि पढ़ने के बाद खाना खाते हैं? हमें तो पढ़ने के बाद ही खाना पड़ता है, पढ़ाने के बाद, क्योंकि पहले खा लेंगे तो पढ़ा नहीं पाएंगे, फिर बोलेंगे कैसे इतना। और अभी तो हमको 11 बजे आप लोग छोड़ेंगे, खाना खाते ही 11:30 11:45, फिर सुबह करंट अफेयर में क्या पढ़ाना है वो अभी ही तैयार होगा। 12 1 1:30 बज जाएंगे करंट अफेयर तैयार करते करते हमको।
हर रोज तो करंट अफेयर नया ही है ना। पॉलिटी में बगैर पढ़े भी जाएंगे तो हम शानदार करके आएंगे, लेकिन करंट अफेयर में तो पढ़ना ही पड़ेगा। जो आपको पढ़ाते हैं उसी दिन हम भी तैयार करते हैं उसको, तो 2 बजे तक हमको उसी में बच जाता है। फिर 7 बजे की क्लास से एक बार रिवीजन करना होता है मैटर को, फिर मुझे 5 बजे उठना है। इस क्लास की वजह से हमारी नींद बड़ी अड़चन में आ गई है। केवल रात में 3 ही घंटा मौका मिल रहा है और दिन में नींद आती नहीं, दिक्कत थोड़ा हो रहा है, लेकिन करते क्या, बीच में कोई समय था ही नहीं। पढ़कर खाते हैं, चलिए हाँ ये ठीक है, पढ़कर ही खाया करिए। लेकिन जो बहुत ज़्यादा, जहाँ पर अगर घर में कोई असुविधा रहे, घर में कोई डिस्टर्बेंस है, तो ज़बरदस्ती किसी को जगाया मत करिए कि नहीं उठो सिस्टर मुझे खाना दो, मम्मी उठो खाना दो। या तो अपना लेकर खा लिया करिए, या तो पहले ही खा लिया करिए। आपकी वजह से कोई तीसरा डिस्टर्ब ना हो, केवल आप ही डिस्टर्ब हुई। चलिए, तो देखिए अब तक हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का आज चौथा क्लास था। 2 यूट्यूब पर, 2 ऐप पर, लो टोटल 4 क्लास, लगभग 6 घंटे हम लोग पढ़ चुके। 6 घंटे का सफर हम लोग का हो चुका है। और 6 घंटे के सफर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा हमने समान परिचय, और फिर पढ़ा लगे हुए राज्यों से लगे हुए जिले। फिर पढ़ा हम लोगों ने मुख्यालय। फिर पढ़ा हम लोगों ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। फिर पढ़ा हम लोगों ने वन्यजीव विहार, वन्यजीव विहार और पक्षी विहार। फिर पढ़ा हम लोगों ने हवाई अड्डे, हवाई अड्डे। फिर पढ़ा हम लोगों ने शोध संस्थान, शोध संस्थान। फिर पढ़ा हम लोगों ने व्यक्ति एवं जिले, व्यक्ति एवं जिले। फिर पढ़ा हम लोगों ने मेले और महोत्सव। और फिर अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने पार्क एवं सिटी। इतने टॉपिक निपटा दिए हम लोग, पार्क एवं सिटी। इतने के कल आपको मैटर मिल जाएंगे शाम तक। साइंस पार्क कहाँ पर है? हरदोई, चंडीला में, कबीर अली। ठीक। अब समान परिचय में सुनिए। सबसे पहले समान परिचय में क्या क्या आप लोगों ने सीखा था। हाँ, उन्नाव में एक स्थान है बंथर। तो समान परिचय हम लोग पहले दिन शुरू किए थे, तो हमने सबसे पहले बताया था कि उत्तर प्रदेश का जो आकार है वह एक लंबवत आकार का है। उत्तर प्रदेश की पूरब से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश से लगी हुई है। और उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, जबकि सबसे दक्षिणी जिला आपका सोनभद्र है, सबसे पूर्वी जिला बलिया है और सबसे पश्चिमी जिला आपका शामली है। फिर आपको बताया गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा आपका हापुड़ है। फिर आपको बताया गया था कि साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला गौतम बुद्ध नगर है और सबसे छोटा आपका श्रावस्ती है। मेरे साथ साथ बोलिए कि बोल पा रहे हैं आप भी, नहीं बोल पा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताया गया जनसंख्या के घनत्व के मामले में सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश का आपका गाजियाबाद है और सबसे छोटा आपका ललितपुर है। और जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा जिला आपका प्रयागराज है, सबसे छोटा आपका महोबा है। लेकिन बात अगर वर्षा की किया जाए तो वर्षा की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला गोरखपुर है और सबसे छोटा आपका कौन सा है? आपका मथुरा है, जहाँ सबसे कम वर्षा होती है। छोटे का मतलब यहाँ कम वर्षे से है। उसके बाद एक पॉइंट मैंने दूसरे दिन आपको लिखाया था, लिंगानुपात के मामले में सबसे बड़ा जिला आपका जौनपुर है और लिंगानुपात सबसे कम कहां पर है? गौतम बुद्ध नगर में है। ये छोटा और बड़े की कहानी बताई गई थी। फिर आपको बताया गया तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है वो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में चौथा स्थान रखता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद। और
पूरे संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33% क्षेत्रफल कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। और पूरे भारत की जनसंख्या का उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है वह 16.51% है। और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,98,12,341 व्यक्ति है। ये बात आपको बताई गई थी। और उत्तर प्रदेश का पूरा लिंगानुपात की बात किया जाए तो पूरा लिंगानुपात 912 है। लेकिन उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात 902 है और अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात 907 है, जबकि अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात कितना है? 951 है। फिर मैंने जनसंख्या की बात किया गया तो उत्तर प्रदेश में शहरी जनसंख्या कितनी है, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो मैंने कहा 77% उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या है और 22% शहरी जनसंख्या है। फिर मैंने आपको साक्षरता बताया था कि उत्तर प्रदेश की संपूर्ण साक्षरता 67% है, लेकिन महिला साक्षरता 57 है और पुरुष साक्षरता 77% है। ये भी आपको बताया गया था। फिर मैंने बताया था सोनभद्र उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है और सहारनपुर ऐसा जिला है जो 3 राज्यों को स्पर्श करता है। ललितपुर एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है और ललितपुर केवल एक जिले को स्पर्श करता है जिसका नाम है झांसी। और ललितपुर एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो सबसे कम जिले को स्पर्श करता है, केवल एक जिले को, वो भी झांसी को। लेकिन हरदोई उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो सर्वाधिक जिले को स्पर्श करता है। पहले दिन बाय मिस्टेक 9 निकल गया था शायद मुंह से। 8 जिले, कितने? 8 जिलों को स्पर्श करता है हरदोई। फिर मैंने राजकीय चिन्ह के बारे में बताया था। तो मैंने राजकीय चिन्ह के बारे में बताया था कि भाई देखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो सारस या क्रौच है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वह आपका टेसु या पलास है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वह एक वृत्त, 2 मछली, 1 तीर और धनुष है। लेकिन राजकीय खेल उत्तर प्रदेश का हॉकी है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा की बात किया जाए, जिसे हम राजभाषा के नाम से जानते हैं, तो उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिंदी और उर्दू दोनों है। लेकिन प्रारंभ में उर्दू को राजभाषा के रूप में नहीं, बल्कि उर्दू को 1989 में द्वितीय राजभाषा के रूप में उत्तर प्रदेश में अपनाया गया था। फिर उसके बाद मैंने सीटों की बात किया था। सीटों की बात में मैंने बताया था कि सीटों के मामले में उत्तर प्रदेश में सभी सीटें सर्वाधिक हैं। लोकसभा की 80 सीटें हैं, विधानसभा की 403 है, राज्यसभा की 31 है और विधान परिषद की 100 है। साथ ही साथ आपको इन सब के अलावा आपको बताया गया था कि उत्तर प्रदेश का पहले 1836 से लेकर 1877 तक उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1877 से लेकर 1937 तक इसे अवध एवं आगरा प्रांत के नाम से जाना गया। लेकिन 1937 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया और उत्तर प्रदेश का नाम 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश पड़ा। और 2015 में प्रदेश सरकार ने इस बात की घोषणा की, हम लोग प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाएंगे। और पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस आपका 2018 में मनाया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य का जो पुनर्गठन हुआ वो 1 नवंबर 1956 को हुआ। आगे चलकर 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ और 13 जिलों को निकाल करके एक अलग राज्य बनाया गया जिसका नाम उत्तरांचल रखा गया। और इसका आगे चलकर 2007 में नाम बदल करके उत्तराखंड कर दिया गया। ये इसके पुनर्गठन से बातें थी। उसके अलावा मैंने उत्तर प्रदेश के समान परिचय में राजधानियों के सफर के बारे में बताया था। मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश की राजधानियों की बात किया जाए तो 1858 तक इसकी राजधानी आगरा हुआ करती थी। 1858 से लेकर 1921 तक इसकी राजधानी इलाहाबाद रही और 1921 से लेकर अब तक इसकी राजधानी लखनऊ है। लेकिन उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक और विधायी राजधानी तो लखनऊ मानी जाती है, लेकिन न्यायिक राजधानी इसकी प्रयागराज है। धार्मिक राजधानी इसकी वाराणसी है। आर्थिक और औद्योगिक राजधानी उत्तर प्रदेश की क्या है? कानपुर है। इन सब के अलावा मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश के सबसे लंबी सीमा रेखा वाला राज्य मध्य प्रदेश है और सबसे छोटी सीमा रेखा वाला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के 1 जिले को स्पर्श करता है, उत्तराखंड 7 जिलों को स्पर्श करता है, नेपाल 7 जिलों को स्पर्श करता है और बिहार भी 7 जिलों को स्पर्श करता है, जबकि झारखंड और छत्तीसगढ़ 1-1 जिलों को स्पर्श करता है। और इन सब के अलावा आपको यह भी बताया गया था कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के 11 जिलों को स्पर्श करता है और राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली 2 जिलों को स्पर्श करता है और हरियाणा 6 जिलों को स्पर्श करता है।
फिर लगे हुए राज्यों से कौन कौन से जिले को स्पर्श करता है ये मैंने पूरा दिखाया था। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपने इसे याद भी कर लिया होगा। सबसे पहले मैंने कहा था हिमाचल प्रदेश केवल सहारनपुर को स्पर्श करता है। उसके बाद फिर आपको मैंने बताया था कि उत्तराखंड जो है सहारनपुर को भी, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत को स्पर्श करता है। और आपका नेपाल पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज को स्पर्श करता है। और बिहार महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र को स्पर्श करता है। और झारखंड केवल सोनभद्र को, छत्तीसगढ़ केवल सोनभद्र को और मध्य प्रदेश 11 जिलों को स्पर्श करता है। और मैंने पूरा मैपिंग में आपको दिखाया था कि पहले सोनभद्र है, फिर मिर्जापुर है, फिर प्रयागराज है, फिर चित्रकूट है, फिर बांदा है, फिर महोबा है, फिर ललितपुर है, फिर झांसी है, फिर जालौन है, फिर इटावा है, फिर आगरा है। आगरा संक्रमण जिला है। आगरा मध्य प्रदेश को भी स्पर्श करता है और आगरा राजस्थान को भी स्पर्श करता है। और राजस्थान 2 जिलों को स्पर्श करता है, आगरा और मथुरा, जबकि हरियाणा 6 जिलों को स्पर्श करता है। अगर ऊपर से आएंगे तो ध्यान रखिएगा, हरियाणा सबसे पहले सहारनपुर को ही स्पर्श करता है, फिर शामली को स्पर्श करता है, फिर बागपत को स्पर्श करता है, फिर गौतम बुद्ध नगर को स्पर्श करता है, फिर अलीगढ़ को स्पर्श करता है, फिर मथुरा को स्पर्श करता है। ये आपको उत्तर प्रदेश के समान परिचय में इसमें पढ़ाया गया था। और जिले भी हो गए। मुख्यालय की बात आई तो मैंने कहा था कि सोनभद्र का मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज होता है, सिद्धार्थनगर का मुख्यालय नौगढ़ है, कुशीनगर का मुख्यालय आपका पडरौना है, और फर्रुखाबाद का मुख्यालय आपका फतेहगढ़ है, और इसके अलावा जालौन का मुख्यालय आपका उरई है, और कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर है, अमेठी का मुख्यालय भी आपको शायद बताया गया था। हाँ, तो इसका आपका कहां पर है, गौरीगंज है। अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज है। वहीं अंबेडकर नगर का अकबरपुर है और कानपुर देहात का अकबरपुर माती है। ये मैंने कंफ्यूजन भी बताया था। तो आपका मुख्यालय का भी रिवीजन हो गया। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में आपको बताया गया था कि रामगंगा परियोजना बिजनौर जिले में है, जो कि रामगंगा नदी पर बनाया गया है। और उसी बिजनौर जिले में एक रामगंगा काठी बांध है, जो कि रामगंगा नदी पर ही बनाया गया है। उसके आगे चलते हैं तो लखीमपुर खीरी में एक शारदा जल विद्युत परियोजना है, जो कि शारदा नहर में बनाया गया, जो कि लखीमपुर खीरी में स्थित है, नेपाल बॉर्डर पर। फिर आगे मैंने कहा गंडक परियोजना, जो कि नेपाल बॉर्डर पर है। गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है और इससे 4 जिले उत्तर प्रदेश के लाभान्वित होते हैं, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया। फिर आपको बताया गया था चंदौली में एक मूसा खंड, जिसे मूसा खाद बांध भी कहते हैं, वो चंदौली में बनाया गया है, जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और इसे कर्मनाशा नदी पर बनाया गया है। फिर मैंने कहा था नीचे सोनभद्र में आएंगे तो सोनभद्र में गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना है, जो कि रिहंद नदी पर बनाया गया है। और यहीं पर एक परियोजना और है जिसे रिहंद परियोजना के नाम से जानते हैं, ये दोनों रिहंद नदी पर है। और इसी सोनभद्र में एक बांध बनाया गया है जिसे कन्हार बांध कहते हैं, और ये भी कन्हार नदी पर बनाया गया है। इसके बाद जब आप नीचे चलते हैं तो ललितपुर में आपको एक परियोजना मिलती है जिसे राजघाट परियोजना कहा जाता है, जो कि बेतवा नदी पर बनाया गया है। और ये राजघाट परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसके ऊपर जाते हैं तो झांसी में आपको माता टीला बांध मिलता है, जिसे रानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से जानते हैं, इसे भी बेतवा नदी पर बनाया गया है। मथुरा में एक आपका गोकुल बैराज परियोजना बनाई गई है, जो कि पेयजल के संबंध में है और यह परियोजना यमुना नदी पर है। महोबा में एक अर्जुन बांध है, जो कि अर्जुन नदी पे बनाया गया है, और हमीरपुर पे मौदहा बांध है, जो कि बिरमा नदी पर बनाया गया है। ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का भी रिवीजन आपका हो गया। इसके अलावा कल वन्य जीव विहार पक्षी विहार पढ़ा, तो सबसे पहले मैंने बताया कि चंदौली में प्रदेश का सबसे पहला वन्य जीव विहार बनाया गया, जिसकी स्थापना 1957 में हुई। और उसके बाद सबसे बड़ा वन्य जीव विहार हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है, जो कि मेरठ में है, जो 2073 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। और सबसे छोटा वन्य जीव विहार आपका महावीर स्वामी वन्य जीव विहार है, जो कि आपका ललितपुर में है, जो 5.4 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। उसके बाद पक्षी विहार में नवाबगंज पक्षी विहार, जो सबसे पहला पक्षी विहार है, जो कि उन्नाव में है। इन सब के अलावा सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी पक्षी विहार है, जो कि आपका कन्नौज में है, और इसका
क्षेत्रफल 80 वर्ग किलोमीटर है और सबसे छोटा पक्षी विहार अलीगढ़ में है, जिसे हम सेखा पक्षी विहार के नाम से जानते हैं। इन पक्षी विहारों में मैंने और भी पक्षी विहार आपको बताया था, जैसे प्रतापगढ़ में बेती पक्षी विहार, उसके अलावा आपका गौतम बुद्ध नगर में आपका ओखला पक्षी विहार, संत कबीर नगर में बखीरा पक्षी विहार, और आपका हरदोई में सांडी पक्षी विहार, आगरा में सूर सरोवर पक्षी विहार, ये सब भी आपको बताए गए थे। इन सब के अलावा कल शोध संस्थान पर हम लोगों ने बात किया था, और शोध संस्थान में कहा था भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान केंद्र आपका झांसी में है। यहीं पर राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान भी है झांसी में ही। और फिर मैंने कहा उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद शाहजहांपुर में है, लेकिन भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान या राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में होगा। लेकिन राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान की बात आएगी तो आपका कानपुर में होगा, और इसी कानपुर में दलहन शोध संस्थान भी है। लेकिन भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की बात आएगी तो बरेली के इज्जत नगर में होगा, और इसी बरेली के इज्जत नगर में आपका केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान भी है, जिसे हम लोग एवियन अनुसंधान संस्थान कहते हैं। पेपर टेक्नोलॉजी आपका सहारनपुर है और वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट जो है आपका वह ग्रेटर नोएडा में है। कहां पर है? वह आपका ग्रेटर नोएडा में है। ये शोध संस्थान आपको बता दें। साग भाजी अनुसंधान केंद्र आपका कहां पर है? वाराणसी में है। कहां पर? वाराणसी में है आपका। और साथ ही साथ कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान खुर्जा बुलंदशहर में है आपके। ठीक है, तो ये सारी क्लासेस कल हुई थी। बाकी आज हम लोगों ने मेला पढ़ा। मेले में एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। नौचंदी मेला मेरठ है, कैलाश मेला, तुलाकोल मेला, पटेश्वर मेला, पशु मेला और ऊंट मेला सब आगरा में है। ऊपर से आएंगे तो सहारनपुर में शाकंभरी देवी का मेला है। हापुड़ में आपका एक मेला है, गढ़ मुक्तेश्वर मेला है। शाहजहांपुर में ढाई घाट का मेला है। लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्णनाथ का मेला है। बलरामपुर में देवी पाटन का मेला है। अंबेडकर नगर में आपका गोविंद साहब का मेला है। वाराणसी में नक्कटैया मेला है। यहीं पर गंगा महोत्सव मनाया जाता है। इसी वाराणसी में ध्रुपद मेला भी लगता है। प्रयागराज में आएंगे तो यहाँ माघ मेला है, महाकुंभ है, त्रिवेणी महोत्सव है। राम बारात आगरा में निकाली जाती है। कालिंजर मेला आपका बांदा में होता है। ये सारे महत्वपूर्ण मेले हैं। और उन सब के अलावा मेले के अलावा महत्वपूर्ण व्यक्ति और जिले बताए तो सबसे पहले मैंने आज वाराणसी बताया, जिसमें मैंने कहा कि वाराणसी में पंडित रविशंकर शुक्ला, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी, कबीरदास जी और रानी लक्ष्मीबाई का जन्म सबका वाराणसी में हुआ है। प्रयागराज में आपका जन्म मेजर ध्यानचंद का हुआ है, मदन मोहन मालवीय का हुआ है, जवाहरलाल नेहरू का हुआ है। लेकिन फांसी देने की बात आएगी काकोरी कांड के जो षड्यंत्र में दोषी पाए गए थे उस समय, तो उसमें रोशन सिंह को फांसी प्रयागराज में मिली, राजेंद्र लहरी को फांसी गोंडा में मिली, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में मिली, अशफाक उल्ला खां को फांसी अयोध्या में दिया गया। इन सब के अलावा मैंने कहा था जियाउद्दीन बर्नी राह है और इनका जन्म कहाँ हुआ था? बुलंदशहर में हुआ था। जबकि बदाऊं में निजामुद्दीन औलिया का हुआ था। जबकि कासगंज में जो पहले एटा में था, पटियाली एक स्थान है, वहाँ अमीर खुसरो का जन्म हुआ। अबुल फजल का जन्म आगरा में हुआ। बीरबल का जन्म जालौन में हुआ। टोडरमल का जन्म आपका सीतापुर में हुआ। और सर सैयद अहमद खान की कर्मस्थली आपकी कहाँ पर है? आपका अलीगढ़ में है। ये भी आपको आज के सेशन में बताए गए। फिर मैंने बताया था कि राम मनोहर लोहिया की जन्मस्थली भी आपकी अंबेडकर नगर है। और महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश वाराणसी के सारनाथ में है। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। ये भी कहानी आपको बताई गई। और इस प्रकार से आपको मैंने अब तक 10 टॉपिक करा दिए हैं, जिसका PDF कल आपको मिलेगा। और कल के सेशन में शायद उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल और उत्तर प्रदेश में शिक्षा पढ़ाएंगे। और शिक्षा में कल उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय हैं, कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, कितने संगीत विश्वविद्यालय हैं, एकमात्र कौन मुक्त विश्वविद्यालय है, पूरे उत्तर प्रदेश की शिक्षा और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल कल के क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की क्लास आप लोगों को खूब अच्छे से समझ में आई होगी। आप भी थोड़ा सा अगर दम लगाएंगे तो निसंदेह रूप से यूपी स्पेशल में आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है भाई, तो भाई सही से रिवीजन हो गया सब लोगों को। चंदू त्रिपाठी, संगीता, डिम्पल, चंदू त्रिपाठी और भी साथी जितने लोग हैं। जनवरी में होता है भाई।
सभी लोगों को अच्छे से रिवीजन हो गया ना? जितना पढ़ाए थे सब दिमाग में गूंज रही सारी बातें? थोड़ा सा आप लोग भी एफर्ट लगाइए, अपने नोट्स का रिवीजन करते रहिए। कल पीडीएफ मिल जाए तो पीडीएफ को भी पढ़ते रहिए आप लोग। ऐसे ही बीच बीच में रिवीजन करते रहेंगे। जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, बीच में फिर पीछे से आते रहेंगे, फिर आगे बढ़ते रहेंगे, फिर पीछे से आते रहेंगे। जब 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब जिले वाइज खेलेंगे कि भैया लखनऊ में बताओ क्या क्या है, कौन सा हवाई अड्डा है, कौन सा वन्यजीव विहार है, कौन सा पक्षी विहार है, कौन सा पार्क है, कौन सा मेला है, कौन सा शोध संस्थान है। तब ऐसे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अच्छे से सब लोगों को समझ में आ गया होगा। जाइए, बनाने वाले खाना बनाइए, खाने वाले खा लीजिए, तो खा चुके हो आराम से सोइए, और हम भी चल रहे हैं अब रात का डिनर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और हमारे रोशन साहब सो गए, आस लगाते हैं वो सो गए, और इतना बोलने पर भी नहीं जग रहा, उनको ठुक्का लगा के जगाना पड़ेगा। रोशन भैया, रोशन, रोशन भैया, रोशन भैया, रोशन। बहुत गहरी नींद, पहली नींद है देखिए। भाई हम तो पढ़ा रहे हैं, हमारी तो ऊर्जा जग रही है, हम तो जग रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, आपकी जगह ये सो गए देखिए, अभी भी नहीं उठ रहे हैं। रोशन, रोशन, रोशन। क्लास भैया हो गई, ओवर हो गई, बंद कर दो। बहुत गहरी नींद में हो गए आज आप। बच्चे गवाह हो गए, कम से कम 12-10 बार तो बुलाया ही आपको। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच। यही है, 10 बार बुलाए तब उठे ना।